Hello, dear students. Welcome back to my YouTube channel. I am Nardev, your English teacher. Dear students, today I come up with the poem Fire and Ice. It is a strong symbolic poem by Robert Frost where fire is used as the symbol of desire and ice is used as the symbol of hatred. Dear students, the poet is pensive about the end of the world and he is trying to represent two ideas, two opinions of the different groups of the people. Some people says that the world will end by fire and the other group of the people say that the world will end by ice. मतलब यहाँ पर दो आइडियाज, दो ओपिनियंस जो लोगों के हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है। पहले वाले मानते हैं जैसा कि बाइबल में लिखा है, जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो बाइबल को मानने वाले लोग हैं, वो उनका कहना है कि ये दुनिया आग से जल करके नष्ट हो जाएगी। एक दिन इस दुनिया में, इस वर्ल्ड पे, इस प्लेनेट पर इतना टेम्परेचर हो जाएगा कि सब कुछ जल करके राख हो जाएगा। बट साइंटिस्ट्स जो हैं हमारे, उनका मानना है कि दिस वर्ल्ड विल बी फ्रोजन और फ्रोजन टू द डेथ। मतलब उनका मानना है कि लास्ट में ये दुनिया क्या हो जाएगी, जम करके, बर्फ में जम कर नष्ट हो जाएगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। सारा का सारा संसार, जितने भी यहाँ पर जीव हैं, वो सब बर्फ़ की तरह कोल्ड हो जाएंगे और यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाएगा, शून्य से भी नीचे चला जाएगा और सारा प्लेनेट जम जाएगा आइस में। तो यहाँ पर हम इस पोइम को स्टार्ट कर रहे हैं। मीन्स हमें मोटे तौर पर यही मानना है कि यहाँ पर इस पोइम में दो ओपिनियन बताए गए हैं। फर्स्ट वन मैंने बता दिया कि वो लोग जो ये कह रहे हैं कि आग से दुनिया नष्ट होगी, और सेकंड ओपिनियन वाले वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये दुनिया आइस यानी बर्फ़ से बर्फ़ से नष्ट होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि फायर एंड आइस, यहाँ पर दो सिंबल पोएट ने यूज किए हैं। फायर किस चीज़ का सिंबल है? जो ह्यूमन बींग्स की डिजायर्स जो है, एक इमोशन होता है, इमोशन ऑफ डिजायर। मतलब ये एक इमोशंस जो होते हैं ना, हमारी अलग अलग टाइप की फीलिंग्स जो होती हैं, उनमें से एक डिजायर भी होता है, इच्छा। जो बढ़ती हुई इच्छाएं हैं इंसानों की, ये इस दुनिया को नाश करने में एक दिन मुख्य कारक साबित होंगी पोएट के अनुसार। और दूसरे वाला जो आइस वर्ड है, ये किसको सिंबलाइज कर रहा है? हेटर्ड अमंग द ह्यूमन बीइंग। दुनिया में रहने वाले इंसानों के बीच में आपस में जो नफरत का भाव है, यानी कि इमोशन ऑफ हेट, नफरत का भाव, ये एक बड़ा कारण हो सकता है इस दुनिया को नष्ट करने में। पोएट फर्स्ट वाले लोगों के साथ है, जो उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है जो किसके साथ हैं? फायर के पक्ष में हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये दुनिया फायर से नष्ट होगी। पोएट उन्हीं के साथ खड़ा है। बाकी वो ये भी मानता है सेकंड स्टेंजा में, इस पोएम में, कि हाँ, आइस भी, यानी कि नफरत भी, नफरत रूपी जो आइस है वो भी सफिशिएंट होगी, पर्याप्त होगी इस दुनिया को नष्ट करने में। यानी कि वो मानता है कि इस दुनिया में इतनी नफरत फैली हुई है, इससे भी ये दुनिया नष्ट हो सकती है। दोनों ही रीजन्स को वो इक्वली इफेक्टिव मान रहा है, दोनों को इक्वली फैटल मान रहा है, वो घातक मान रहा है कि भाई फायर से भी नष्ट हो सकती है, आइस से भी। मगर उसका जो पर्सनल ओपिनियन वो किसकी तरफ है? फायर की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक सिंबल बनाने की कोशिश की है, जहाँ पर अर्थ प्लेनेट को शो किया है मैंने, और इसमें एक तरफ यानी हाफ पार्ट पर रेड जो फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ब्लू वाला है ये आइस को, यानी वाटर जम करके आइस बनेगी, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पूरा प्लेनेट है। मीन्स दोनों ही यहाँ पर रीजन हो सकते हैं, ये सिंबल है एक प्रकार से। तो बेटा, यहाँ पर हम पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको राइमिंग स्कीम के बारे में बताना चाहूँगा कि इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है।
फायर वर्ड है लास्ट पहली लाइन का अंतिम वर्ड फायर है, ये मैच कर रहा है थर्ड लाइन के अंतिम वर्ड डिजायर से, और फिर दोबारा से यही वर्ड फायर रिपीट हो रहा है फोर्थ लाइन के एंड में। तो बेटा ये तीनों आपस में जो मैच कर रहे हैं वर्ड्स, ये देखो इनका राइमिंग जो कि साउंड होता है वो सेम है, तो मैं इनको ए मान लेता हूँ। मगर जो बीच में वर्ड आया है आइस सेकंड लाइन के एंड में, ये क्या है, डिफरेंट साउंड है, फायर डिजायर और फायर से ये मैच नहीं कर रहा, तो इसको मान लेता हूँ मैं बी। तो इस प्रकार से फर्स्ट लाइन का ए, सेकंड का बी, थर्ड का ए, फिर फोर्थ का ए, और ये राइमिंग स्कीम हमारी बनती है इस प्रकार से, फर्स्ट स्टेंजा की ए बी ए ए। तो सबसे पहले तो आपको यही चीज़ देखनी है कि राइमिंग स्कीम क्या है इस पोएम की, तो वो हुई ए बी ए। सेकंड थिंग, अब मैं इस पोएम को स्टार्ट करने जा रहा हूँ उससे पहले आपको पोइट्रिक डिवाइस बता रहा हूँ कि फर्स्ट सेकंड लाइन जो है, फर्स्ट और सेकंड जो लाइन है वो किससे स्टार्ट हो रही हैं, सम से, और सेकंड लाइन भी सम से ही स्टार्ट है। दोनों का इनिशिएशन सेम है, मीन्स सेम फ्रेज है, दो या दो से अधिक वर्ड से फ्रेज कहलाते हैं। तो जब कोई दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन कंज्यूकेटिव लाइंस सेम वर्ड से या सेम फ्रेज से स्टार्ट होती है, तो वहां पर पोइट्रिक डिवाइस होता है एनाफोरा। तो बेटा यहाँ पे है एनाफोरा, ये पोइट्रिक डिवाइस है एनाफोरा, इसको ध्यान रखना बेटा। उसके बाद देखो सम से, अब देखो मैं इसको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज। पोइट का मानना है, पोइट क्या कह रहा है कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि दिस वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कि ये दुनिया किससे खत्म होगी, अग्नि से। और कुछ लोगों का मानना है द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, यानी कि सारी दुनिया किस में खत्म हो जाएगी, जम करके बर्फ के द्वारा खत्म हो जाएगी। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मगर जहां तक मैंने डिजायर को, डिजायर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है फायर है ना, वो डिजायर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये फायर वर्ड ही, कह रहा है जहां तक मैंने डिजायर को, इच्छाओं को चक करके देखा है, इच्छाओं को जाना है, लोगों की इच्छाओं को, उसके अकॉर्डिंग तो मेरा ओपिनियन क्या है, मैं क्या मानता हूं, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ होल्ड करता हूं, उन लोगों के साथ हूं जो ये मानते हैं कि फायर से दुनिया नष्ट होगी। हु फेवर फायर, जो ये मानते हैं ना कि फायर से दुनिया नष्ट होगी, उनके साथ है पोइट। पोइट का पर्सनल ओपिनियन उन लोगों के साथ है जो ये मानते हैं कि दिस वर्ल्ड विल एंड इन फायर। समझ में आया? फर्स्ट जो स्टेंजा है इसमें इतना ही बोला गया है कि दो ओपिनियन पेश किए गए हैं। फर्स्ट वाले लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि फायर से दुनिया नष्ट होगी, सम से इन आइस, कुछ लोग ये मानते हैं कि ये दुनिया बर्फ से नष्ट होगी। मगर पोइट कह रहा है कि जहां तक मैंने इच्छाओं को चखा है, इस दुनिया में इच्छाओं को जाना है, कि लोगों की बढ़ती हुई डिजायर्स, जो बढ़ती हुई इच्छाएं हैं जिनका कोई एंड नहीं है, ऐसा अगर उनको देखा जाए तो मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं जो ये फेवर ले रहे हैं कि ये दुनिया फायर से नष्ट होगी। तो बेटा यही था इसमें मेन चीज़, कि आपको मैंने बता दिया कि फायर किस चीज़ का रिप्रेजेंट कर रही है, फायर कर रही है बेटा डिजायर को, क्योंकि पोइट ने यहाँ पे हिंट भी दे दिया है डिजायर वर्ड यूज करके। फायर किसका सिंबल है, डिजायर का, जो डिजायर मतलब इच्छा, जो इंसानों की बढ़ती हुई इच्छाएं हैं। और जो सेकंड वर्ड है बेटा आइस, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नफरत को, हेटेड। ठीक है, तो ये सिंबल पूछ सकते हैं आपके स्टेंजाज में भी कई बार, कि एग्जामिनर पूछ सकता है कि फायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको डिजायर आंसर देना है, आइस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो हेटेड आपको आंसर देना है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा जो फिगर ऑफ स्पीच के रिगार्डिंग, कि बेटा मैंने आपको इमेजरी के बारे में बताया था। इमेजरी क्या होता है, एक ऐसी फिगरेटिव लैंग्वेज जब पोएट या कोई राइटर यूज करता है कि वो अपने आइडियाज़ को या अपने ऑब्जेक्ट्स को या अपने जो भी कुछ कोई जो भी मैसेज वो देना चाहता है उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है, ऐसे वर्ड्स के माध्यम से रिप्रेजेंट करता है कि जो वर्ड्स हमारी सेंसेस को, हमारी ह्यूमन बीइंग की
फिजिकल जो सेंसेस होते हैं उनको अपील करे, उनको अट्रैक्ट करे, और ह्यूमन माइंड में, रीडर्स के माइंड में उन चीज़ों की इमेज बना बना दे, उनको विजुअलाइज कर दे। तो ऐसी क्षमता यदि पोएट अपनी लैंग्वेज में डालता है तो ये माना जाता है कि उसने इमेजरी का प्रयोग किया है। तो बेटा जैसे ही आप फर्स्ट लाइन पढ़ते हो, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो फायर वर्ड सुनते ही, या सेकंड लाइन वाला आइस वर्ड सुनते ही आपके माइंड में फायर, आग का विजुअलाइजेशन होने लगेगा आपके माइंड में। आप एक सोचने लगोगे कि ऐसा डिस्ट्रक्शन होगा, सब जल रहे होंगे, सारे जंगल, सारी दुनिया, पूरा प्लेनेट जल रहा होगा। तो ये जो पिक्चराइजेशन आपके माइंड में हुआ है यही इमेजरी है, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड लाइन में इमेजरी का यूज हुआ है। और आइस का भी पिक्चर आपके माइंड में बनेगा कि बर्फ से सब कुछ जम जाएगा, सारा प्लेनेट, सब जीव, सब की डेड बॉडीज जम जाएंगे बर्फ से, और सब धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। तो ये इमेजरी कहलाता है कि पिक्चराइजेशन या विजुअलाइजेशन जिसे बोल रहे हैं। और हमारी सेंसेस, जैसे 5 सेंसेस होती है ना, वैसे ही हमारी आंखें यहाँ पर अट्रैक्ट हो रही हैं, आंखें अपील कर रही हैं, और आंखें अपील, इस अपील को पहचान रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं पोएट की लैंग्वेज की तरफ, और वो फायर और आइस का पिक्चराइजेशन कर रही है अपने माइंड में। जैसे हम लाइन को पढ़ रहे हैं तो रीडर के माइंड में एक पिक्चर सी बनती जा रही है, इमेज सी बनती जा रही है, इसे ही इमेजरी बोला जाता है बेटा। ये कई बार जैसे साउंड के भी वर्ड्स यूज कर देता है पोइट, अगर बोल दे कि चिल्ड्रंस वर साउटिंग एंड स्क्रीमिंग, तो साउटिंग और स्क्रीमिंग ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके ईयर को अट्रैक्ट करेंगे। साउटिंग का आवाज़ सुनते ही आप सोचोगे कि चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने की आवाज़ के बारे में कल्पना करोगे। और स्क्रीमिंग सुनते ही, वर्ड रीड करते ही ये वर्ड, आप अपने माइंड में क्या सोचने लगोगे कि चीखने का जो आवाज़ होती है, चीखने का जो साउंड होता है, उसके बारे में इमेजिन आप करने लगोगे। ठीक है, तो बेटा ये चीज़ होती है ना, ये वर्ड्स ऐसे लैंग्वेज का, इसे फिगरेटिव लैंग्वेज बोला जाता है, अलंकारिक भाषा। अगर पोएट ऐसा कर कर आपकी सेंसेस को अट्रैक्ट कर लेता है, वहीं पर होती है इमेजरी। तो ये समझ में आ गया, तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बेटा आपको लग रहा होगा कि सर ने तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा करके पोएम को समझा दिया, तो बेटा मैं एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करता चलूँगा। अभी इसी स्टेंजा में एक चीज़ और बताऊँगा आपको, जो क्या होती है एनजेम्बमेंट। एनजेम्बमेंट एक फिगर ऑफ स्पीच ही होता है, एक पोइटिक डिवाइस होता है। ENJAMBMENT मीन्स जब पोएट या कोई राइटर अपनी लैंग्वेज में, अपनी लाइंस में जो लिखता है उसमें कोई भी पंक्चुएशन का यूज़ ना करे, कहीं पर कोमा ना लगाए, कहीं पर ब्रेक ना ले, कहीं पर फुल स्टॉप ना लगाए, मतलब बिना ब्रेक लिए हुए निरंतर वो लिखता जाए। एक लाइन खत्म हो गई, कोई फुल स्टॉप या कोमा नहीं लगाया उसने, कोई ब्रेक नहीं लिया, और लगातार वो चलता जा रहा है, तो इसे बोलते हैं एनजेम्बमेंट। तो देखो थर्ड लाइन, सेकंड लाइन में कोमा फुल स्टॉप है, मगर देखो सेकंड जब थर्ड लाइन आती है कोई फुल स्टॉप लगाई बिना, उसने फोर्थ लाइन स्टार्ट कर दी, आई होल्ड विद दोज। देखो फर्स्ट सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस जो है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, ये पूरा भी हो गया। फिर इसको फुल स्टॉप या कोमा लगाना था ना, ब्रेक लगाना था, मगर बिना ब्रेक उसने शुरू कर दिया, आई होल्ड विद दोज हु फेयर फायर। तो इसका मतलब यहाँ पर एनजेम्बमेंट है इन लाइनों में, दोनों ही लाइनों में, फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ लाइन में, थर्ड और फोर्थ जो लाइन है इनमें एनजेम्बमेंट का यूज हुआ है। फर्स्ट सेकंड लाइनों में क्या हुआ है बेटा, इमेजरी का। कौन कौन सी लाइनों में, पहली और दूसरी में क्या है, इमेजरी का यूज है। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड लाइनों में एनाफोरा, ये बताया ना, ये भी पहली और दूसरी लाइन में ही है एनाफोरा। तो बेटा ये सब था फर्स्ट स्टेंजा के बारे में। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेंजा पे। तो बेटा यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको, पेरिस वर्ड का मतलब होता है टू डाई, मरना, नष्ट होना, खत्म होना। ट्वाइस मतलब 2 बार, ठीक है, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स। डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, और सफिस मतलब सफिशिएंट, पर्याप्त, इनफ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, ट्रांसलेट मैं करूँ, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ फेट
to say that for destruction ice is also great and wood suffice। यहाँ पर देखो पोइट पहले वाले स्टेंजा में किन लोगों के साथ था, उसका ओपिनियन था कि फायर से नष्ट होगा, बट यहाँ पर अब वो ये भी कह रहा है, यहाँ पर वो क्या स्वीकार कर लेता है कि यदि इस दुनिया को 2 बार नष्ट किया जाए, इफ इट हैड टू, या इसे 2 बार नष्ट होना हो दुनिया को, तो आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, इनफ ऑफ हेट, नफरत के बारे में भी अच्छे से जानता हूं मैं, कि जो आपसी नफरत है ना, यहां से पता चल रहा है कि ये हेट जो है ना, ये आइस जो है ये इस हेट को रिप्रेजेंट कर रही है। ऊपर आया था फायर और डिजायर, तो फायर रिप्रेजेंट कर रहा था डिजायर को, और इसमें इसने सेकंड स्टेंजा में हेट को यूज कर रहा है। तो इसका मतलब ये हेट किस हेट किसको सिंबलाइज, आइस किसको सिंबलाइज कर रही है, हेट को, नफरत को। तो कह रहा है कि मेरा मानना है, मैं जानता हूं और अच्छे से, कि नफरत भी इस दुनिया में लोगों के बीच में इतनी है, इतनी ज़्यादा है, कि टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। तो ये कहना कि इस दुनिया के विनाश के लिए आइस काफ़ी रहेगी, इज ऑल्सो ग्रेट, यानी कि आइस इज ऑल्सो ग्रेट, आइस काफ़ी ग्रेट, महान, बहुत बड़ी साबित होगी, एंड वुड सफिस, और पर्याप्त होगी इस दुनिया को नष्ट करने में। तो ये आइस रूपी नफरत, यानी कि बर्फ रूपी नफरत इस दुनिया को नष्ट करने में पर्याप्त साबित होगी, सफिशियंट होगी, मतलब कम नहीं पड़ेगी। मीन्स पॉइंट यहाँ पे उन इस ओपिनियन को भी स्वीकार कर रहा है कि दोनों ही ओपिनियन इक्वल हैं, इक्वल कैपेबल हैं, दोनों ही दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। नफरत भी इस दुनिया में इतनी फैली हुई है कि नफरत से आपस से लड़ झगड़ करके, एक दूसरे से ईर्ष्या करके दुनिया को नष्ट कर देंगे, ये लोग मर जाएंगे और ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही फर्स्ट स्टैंजा में बोल रहा था कि जो इच्छाएं इतनी बढ़ती जा रही हैं, इंसान की अनएंडिंग है, वो रिसोर्सेज को का दोहन कर रहा है, एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, और एक दिन पेट्रोलियम वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा, यहाँ तक कि एयर को भी इतना पोल्यूट कर देगा इंसान कि उसका जीवन यहाँ पर नहीं बचेगा और दुनिया नष्ट हो जाएगी। यानी कि इच्छाओं से भी दुनिया नष्ट हो सकती है और नफरत से भी, दोनों ही चीज डेंजरस हैं। और पोएट हमें इन्हीं चीज़ों से क्या कर रहा है, आगाह करना चाह रहा है, हमें चेता रहा है कि हमें नफरत और इस इच्छाओं पर कंट्रोल करना चाहिए, यही मैसेज देना चाह रहा है वो एक प्रकार से। तो बेटा इस स्टेंजा की मैंने ये नहीं बताई थी राइमिंग स्कीम, वो भी सुन लो। ट्वाइस मैच किससे कर रहा है, आइस से। ट्वाइस और आइस मैच हैं, तो इनको हम नाम दे देते हैं। ऊपर देखो बेटा एक बार, आइस को हमने बी दिया, वैसा ही साउंड है ट्वाइस का, आइस जैसा ही है ना, वैसा ही है, फिर ये आइस आ गया, तो इसका मतलब ये बी था, तो हमने यहाँ पे भी ट्वाइस को भी बी नाम देना पड़ेगा, फिर आइस भी बी ही रहेगा। हीट एक नया साउंड आया है जो किससे मैच कर रहा है, ग्रेट से। हेट किससे मैच कर रहा है, ग्रेट से। तो इस हेट को यदि हम सी साउंड देते हैं तो ग्रेट को भी हम साउंड सी ही देंगे, और सफिस तो आइस जैसा है ही, तो इसको तो बी ही रखेंगे। तो यहाँ का जो राइमिंग स्कीम बनता है वो क्या बन जाता है बेटा, बी सी बी सी बी, बी सी बी सी बी, ये इस पोएम का राइमिंग स्कीम हुआ। अब बेटा इस पोएम में आपने एक चीज़ और देखनी थी कि एलिट्रेशन का भी यूज हुआ है, कहाँ पर, वो एक बार आप देख लीजिए। ये देखो वर्ल्ड विल, यहाँ पर देखिए बेटा, वर्ल्ड विल, ये जो है वर्ल्ड विल, इसमें दोनों ही वर्ड डब्लू से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इनिशियल सॉरी, दोनों ही वर्ड का इनिशियल लेटर क्या है, डब्लू। तो डब्लू जब रिपीट हो रहा है इनिशियल में, शुरुआत में कंजुगेटिव वर्ड्स में, तो यहाँ पर क्या हुआ, एलिट्रेशन। बेटा यहाँ पर है एलिट्रेशन, ये आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद एक जगह आपको और मिलेगा जहां पर आया फेवर फायर, दोज फेवर फायर, ये देखो ये वर्ड फेवर और फायर, इसमें ये वर्ड फायर ऐप से शुरू है, फेवर ऐप से शुरू है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, एलिट्रेशन। यहाँ पर भी आप एलिट्रेशन को पाएंगे और एलिट्रेशन। तो बेटा ये सब अपनी बुक पर, नोटबुक में कहीं पर भी नोट कर लो। यही सब कुछ था इसमें पोइटिक डिवाइसेस के बारे में। एक चीज़ और होती है जिसे बोलते हैं
इन्वर्जन, ठीक है ना। इन्वर्जन का यहाँ पे प्रयोग है सेकंड स्टेंजा में। देखो जब हम कई बार रिवर्स एक सेंटेंस को लिखते लिखते हम रिवर्स सेंटेंस का यूज कर देते हैं उल्टा। जैसे होता तो क्या है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। मगर हम ऐसा कर दें कि पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दें फिर वर्ब लगाएं, तो वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया, मतलब पैटर्न बदल गया। और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी नहीं लिख रहे हैं हम, फिर भी अगर हम रिवर्स कर देते हैं, जैसे माई फादर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग सो डू आई, तो ये मेरे पिता सुबह जल्दी उठते हैं इसलिए मैं भी, तो सो डू आई बाद में आया है, डू से पहले आ गया, और लास्ट में इंटरोगेशन भी नहीं है, तो ये ही कहलाता है इन्वर्जन। ऐसे ही इस स्टेंजा में देखो, बट इफ हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। आइस इज, यहाँ से ये सेंटेंस शुरू होता है, आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस इन डिस्ट्रक्शन, मतलब टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, इसने ये पहले लगा दिया और ये सेंटेंस बाद में बोल रहा है। इस सेंटेंस को तो पहले बोलना था लास्ट वाले को, और ये बाद में लगाना था उसको। आई थिंक, आई, ये वाली चीज़ें हैं ना बीच वाली, ये लास्ट में यूज करनी थी, बट उसने रिवर्स कर दिया है, क्योंकि अपनी भाषा को और एम्फेटिक बनाने के लिए, अपने मैसेज को अधिक प्रबल बनाने के लिए उसने इन्वर्जन का प्रयोग किया है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिए कि एक पोएट होता है या कोई एक राइटर होता है, वो अपनी लैंग्वेज में किन किन चीज़ों को, किन किन डिवाइसेस को यूज़ करता है अपनी लैंग्वेज को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए। तो बेटा ये सब इस पोएम में था। मैसेज मैंने बता दिया कि इस पोएट हमें जो ये बुरी चीज़ें हैं जिनके हम आदी बन गए हैं, नफ़रत और डिजायर्स, जो बढ़ती हुई डिजायर्स हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, जिन पर हमें कंट्रोल करना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में पोएट हमें चेतावनी दे रहा है। यही इस पोएम का मैसेज है। अब एक चीज़ और मैंने देखी थी, हाँ ये वाली लाइन देखो, आई होल्ड दोज हु फेयर फायर, इसमें देखो ओ, फिर ओ, और फिर हु में भी ओ, और फेवर में भी ओ, बार बार एक ही लाइन में थ्रू आउट द लाइन जब सेम साउंड बार बार आए, रिपीट हो, तो वहां पर क्या होता है, यदि वावल साउंड रिपीट हो रहा है बार बार एक ही लाइन में, तो वहां पर होता है एसोनेंस, और यदि कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है बार बार, वहां पे होता है कॉन्सोनेंस। मगर यहाँ पे ओ रिपीट हो रहा है जो कि एक वावल साउंड है बार बार, तो ये क्या हुआ यहाँ पर बेटा, इस लाइन में, फोर्थ लाइन में एसोनेंस। तो इसके बाद इस पोएम में कुछ भी नहीं बचता है, एवरीथिंग इज क्लियर। आई थिंक, मेरा मानना है कि आपके सारे डाउट्स, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, सारी पोएम आपको समझ में आ गई होगी। टाइम थोड़ा सा लंबा बन गया इस वीडियो का, बट मैंने कोशिश की है डीपली आपको समझाने की। थैंक यू वेरी मच।